हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीओटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसका बच्चा अभी तक हमने एक ही टॉपिक किया था अपने लास्ट लेक्चर में, जहां हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्या होता है। क्या देखा था बच्चा? मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। साथ ही हमने देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था। दोनों में काफी डिफरेंस था, आपको वो समझ आ ही गया होगा। आज बच्चों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। जैसे हमने देखे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वेज कौन कौन से थे, जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब उसके क्या थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ही तरीके थे। आज उसी तरीके से बच्चा हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म किस किस तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, उसको डिसॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो बच्चा पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के बेसिकली 5 तरीके हैं। हम 5 तरीके से उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो 5 मेथड है बच्चों हमारे ये। अभी हम इन 5 मेथड को डिटेल में करेंगे। इसका जो थ्योरी पोर्शन है बेसिकली मीन्स इस जो डिसोल्यूशन है किस तरीके से होता है, कौन सा एग्रीमेंट का है, कौन सा नोटिस का, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी। तो देखिए फर्स्ट वन हम देख लेते हैं कौन कौन से तरीके। तो देखिए बच्चा 5 तरीके हैं। फर्स्ट वन है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेकेंड वन है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन, थर्ड वन है हमारा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, फोर्थ वन है हमारा डिसोल्यूशन बाय नोटिस एंड लास्ट वन है हमारा डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। ठीक है, ये 5 मेथड है बच्चे जिसके तरीके से हमारी जो फर्म है वो बंद हो सकती है, जो हमारी फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो अब इन 5 वेज को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं बच्चे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए आपको पता है जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे बनती है। हमने बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे पढ़ा था एक जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे क्रिएट होती है बच्चा। जब जो पार्टनर्स हैं वो सारे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें बिजनेस को चलाना है, हमें ये बिजनेस करना है, हमने ये प्रॉफिट शेयर करना है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। क्लियर है कि एग्रीमेंट के थ्रू ही हमारी पार्टनरशिप फर्म आ जाती है, बन जाती है। तो उसी तरीके से जब हम उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, मीन्स जो पार्टनर्स है वो उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो उस एग्रीमेंट के थ्रू उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो बच्चे इसके अंदर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मीन्स जब मैं कह रही हूँ 4 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, हमारी ABCD, और उन चारों ने ही मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम जो हमारी फर्म है इसको बंद करना चाहते हैं। चारों पार्टनर का कंसेंट आ गया, चारों एग्री हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए, तो चारों मिलकर इसको डिसॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसकी क्लोज कर देंगे, सारी एसेट्स को सेल कर देंगे, लायबिलिटीज़ को पे कर देंगे। मतलब जो भी प्रोसीजर अभी हम इन फ्यूचर सीखेंगे, मतलब चारों के कंसेंट से हो गया। आपको किसी 5th बंदे की ज़रूरत नहीं है। जब चारों एग्री करते हैं, कंसेंट है चारों का कि हाँ हम अपने बिजनेस को क्लोज करने के लिए, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए रेडी है, तो चारों का कंसेंट आ गया तो आप आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड वन है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मीन्स उन चारों ने ही, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इन चारों का ही ABCD का, इन चारों ने ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट, उनके पास साइन है कि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उस एग्रीमेंट पे अगर सब मान जाते हैं, सबकी अकॉर्डेंस आ रही है, सब तैयार है, तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। मीन्स बेसिक सा है, बड़ा ईजी सा है। एग्रीमेंट मीन्स जब पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट है और चारों जितने भी पार्टनर्स है वो सब एग्री करते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो उस केस में आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है बच्चा? डिसॉल्व हो सकती है। उसके लिए आपको किसी और को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। चारों पार्टनर्स मिलके एक नए एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि इस तरीके से हम इसको डिसॉल्व करेंगे, चारों का कंसेंट है, सबका कंसेंट है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मीन्स एग्रीमेंट के ही थ्रू हमारी पार्टनरशिप
डिसॉल्व हो रही है, हमें किसी और नए प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट वगैरह को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? मीन्स पार्टनर्स के एग्रीमेंट से ही हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर है? तो इसके अंदर बच्चा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में हमारे ये दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। मीन्स पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, या फिर सारे पार्टनर्स जब मान जाते हैं, सबका कंसेंट आ जाता है, तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो ये कौन सा तरीका कहलाएगा बच्चा? इट विल बी कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। क्लियर है? ये था बच्चा हमारा फर्स्ट मेथड। अब देख लेते हैं अब हमारा सेकंड मेथड क्या है बच्चा। सेकेंड मेथड है बच्चा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी का मतलब आपको पता ही है, बेसिकली मैंडेटरी हो जाना। मीन्स आप चाहते नहीं हो डिसॉल्व करना, बट वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी तरीके से कंपल्शन हो गई है कि हमें हमारी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो किस किस केस में बच्चा हमारी जो फर्म है वो कंपल्सरी डिसॉल्व होती है, हम वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट rendering them incompetent to sign a contract। मीन्स सारे पार्टनर्स या सारे नहीं तो एक जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स वो डेब्ट नहीं पे कर पा रहा है हमारी फर्म के अंदर, मीन्स उसकी कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही है, वो डेब्ट को नहीं पे कर पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो उसके इंसॉल्वेंट होने से बच्चा आप जो हमारी फर्म है उसमें जो और चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब जो बिजनेस कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, आप उनको साइन नहीं कर पा रहा है। मीन्स जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए हो, जैसे मैं कहती हूँ ABCD सारे ही हो गए, या फिर कोई एक या दो हो गए, लाइक B एंड C हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में जब आप बिजनेस को नहीं कैरी ऑन कर पा रहे थे, क्योंकि आप जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्लाइंट्स वगैरह के साथ आप उनको साइन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। तो उस केस में ऑटोमेटिकली ही हमारी फर्म का आ जाएगी, डिसोल्यूशन पे आ जाएगी। क्लियर है? सेकेंड वन है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म्स इलीगल। मीन्स जब आपकी फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल है। एज यू नो इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड इन अवर इंडिया। तो बच्चा अगर आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। जो भी इलीगल बिजनेस है अगर आपने वो किया है, ठीक है, और पता चल चुका है, या फिर आप पहले लीगल बिजनेस करते थे अब इलीगल बिजनेस कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसको फ्यूचर में कोई भी बिजनेस कैरी ऑन करने का राइट नहीं रहेगा, फर्म आपकी बंद हो जाएगी अगर उसने इलीगल बिजनेस किया। क्लियर है? देन लास्ट वन आ जाता है बट्टा व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस which makes it unlawful for the partners to carry on the business of a firm in a partnership। मीन्स जब बच्चा ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि देखियो व्हेन सम इवेंट हैज़ टेकन प्लेस, मीन्स ऐसी कोई इवेंट या फिर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है विच मेक्स इट अनलॉफुल। मीन्स वो अब पहले जो चीज़ लॉ में थी अब वो इलीगल हो चुकी है। मीन्स पहले जो अलाउड थी लॉ के अकॉर्डिंगली अब वो लॉ के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है पार्टनर्स के लिए कि वो बिजनेस को कैरी करें। ठीक है, मीन्स पहले आप बिजनेस करते जा रहे थे, जैसे चारों पार्टनर से पहले वो कंटिन्यू बिजनेस कर रहे थे, ऐसा कुछ इवेंट हुआ, ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई जिससे जो डी पार्टनर है अगर अब वो बिजनेस कर रहा है तो वो इलीगल कहलाएगा। मीन्स वो हमारी लॉ के अकॉर्डिंगली गलत रहेगा। इलीगल बिजनेस नहीं कह सकते आप इसको, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली वो जो एक्टिविटी है उसका पार्टनर्स होना, उसके साथ एक्टिविटीज़ करना गलत रहेगा। तो उस केस में भी जो हमारी फर्म है वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए इसमें नीचे एक एग्जाम्पल भी है, व्हेन ए पार्टनर हु इज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री बिकम्स एन एलियन एनिमी बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विद हिज कंट्री एंड इंडिया। हम ले लेते हैं जैसे जो डी है वो आउटसाइड द इंडिया है, ठीक है, आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया मतलब किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइक वो USA, ठीक है, वो USA का सिटीज़न है, ठीक है, और ये तीनों हमारे इंडिया के सिटीज़न है, ठीक है। पहले ये चारों बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म थी हम लोगों की, इन लोगों की, ठीक है, जो भी वो बिजनेस कर रहे थे वो कंटिन्यू उसको आराम से कर रहे थे। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो गई कि इंडिया और USA के बीच में बच्चा वॉर अराइज हो गया, ठीक है।
दोनों के बीच में वॉर अराइज हो रहा है। तो जब अब यूएसए के जो बंदे हैं वो हमारे एनिमी बन चुके हैं, तो बेसिकली डी अब हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता, वो हमारी फर्म में पार्टनर नहीं रह सकता है, वो हमारा एनिमी बन चुका है। तो इस केस में भी बच्चा हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? मीन्स एकदम से ही ऐसी कुछ इवेंट या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन ही अराइज हो जाए जिससे जो लॉ चीज़ें थी, जो लॉफुल था, जो करना नॉर्मल था, अब वो इलीगल या फिर अनलॉफुल है। क्लियर है? तो इन तीनों केसेस में बच्चा जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर जब किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए कि वो पार्टनर ही या फिर वो बंदा ही वो अनलॉफुल कंडीशन में चला जाए या फिर आप कोई इलीगल बिजनेस करें, तो इन तीनों केस में आपकी जो फर्म है वो कंपल्सरी डिसॉल्व होगी। आप करो, मानो या ना मानो, वो ऑटोमेटिकली कंपल्सरी डिसॉल्व होगी, मैंडेटरी रहेगी डिसॉल्व करना। क्लियर है? तो ये तीनों केसेस थे बच्चा कंपल्सरी डिसोल्यूशन के। तो फर्स्टली हमने देखा एग्रीमेंट, देन हमने देखा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एग्रीमेंट में तो बड़ा इजी था, पार्टनर्स ही मिलके डिसाइड कर रहे कि हमें डिसॉल्व करना है, बट कंपल्सरी में पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर रहे, बट ऐसी कुछ सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है? तो ये तीनों वो कंडीशंस थी। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट है बच्चा हमारा, तो बच्चों थर्ड वन है हमारा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। मीन्स ऐसी कोई इवेंट हैपन हो जाती है जिसकी वजह से अब आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होने वाली है। अभी हमने कंपल्सरी डिसोल्यूशन पढ़ा था, अब हम ये देखने वाले ऐसे कौन कौन से इवेंट है जिसमें आपका ऑटोमेटिकली फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट वन है बच्चा इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। मीन्स आपने जो आपकी फर्म है वो क्रिएट ही की थी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, अब वो स्पेसिफिक टाइम पूरा हो गया है तो अब ऑटोमेटिकली आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आपने 5 ईयर्स के लिए फर्म बनाई थी, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए आपने एबीसी पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, ठीक है। अब 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली अब 5 ईयर्स का जो टाइम था, वो जो टर्म थी वो पूरी हो चुकी है, तो अब आपकी फर्म्स डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपको उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा ये था कि 5 ईयर्स के बाद हम हमारी एबीसी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो वो एक इवेंट हो गया है। कौन सा इवेंट? जो आपकी टर्म थी वो एक्सपायर हो रही है। क्लियर है? सेकेंड वन है इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीटेशन ऑफ देयर ऑफ। मीन्स अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी कि हम ये वाला वेंचर या फिर ये वाला टास्क कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हमारे ये वाले टास्क कंप्लीट हो जाएंगे हम हमारी फर्म को डिसॉल्व करेंगे, तो जैसे ही बच्चे वो टास्क कंप्लीट होंगे आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। आप एग्जांपल ले लो कि आपने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है, एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसमें आप 4 फ्रेंड्स थे, आप चारों ने मिलके ABCD चारों ने मिलके क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई कि हम चारों इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये रोड बनाएंगे मिलके। एज ए पार्टनरशिप फर्म आपने बनाई। 3 साल के बाद बच्चा वो रोड पूरा हो गया। अब आपका जो वेंचर था वो कंप्लीट हो गया रोड बनाने का, तो जो चारों पार्टनर से ABCD अब ये क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये फर्म ही इसलिए क्रिएट की थी ताकि वो उस रोड को बना सके। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ अब आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? देन थर्ड वन आता है बच्चा बाय डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन केस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। A और B 2 ही पार्टनर हैं और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, लाइक B की डेथ हो जाएगी, तो A तो रहा अब सिंगल पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला सकता क्योंकि पार्टनरशिप के लिए 2 का होना मिनिमम है। तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली आपकी फर्म क्या हो जाएगी बच्चा, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? मीन्स एक्सपायरी हो गया पीरियड जिसके लिए आपने फर्म बनाई थी, कोई वेंचर के लिए बनाई थी वो पूरा हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लास्ट वन है वही, अगर आपका जो पार्टनर है बच्चा वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स ऐसी कोई जजमेंट क्लियर आ जाती है कि पहले ठीक है वो कंटिन्यू कर रहा था बिजनेस, पहले वो सॉल्वेंट था बट अब उसने डिक्लेयर कर दिया भाई वो इंसॉल्वेंट है, अब वो नहीं पे कर पा रहा है डेब्ट, तो उस केस में भी आपकी फर्म क्या बच्चा, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चारों थे बच्चा, अगर कोई इवेंट एकदम से हैपन हो जाए तो उस केस में भी हमारी फर्म क्या है, डिसॉल्व हो सकती है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट है बच्चा डिसोल्यूशन बाय नोटिस।
मीन्स आपने एक नोटिस का मतलब क्या होता है, हमने एक नोटिस सर्व करा और हमारी फर्म क्या बच्चा डिसॉल्व हो रही है। तो देखिए ये क्या होता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बच्चा ये पार्टनरशिप के टाइप्स हमने हमारी क्लास +1 में पढ़े होंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे शायद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम ये लोग पढ़ते हैं बिजनेस में पार्टनरशिप किस किस तरीके की बन सकती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड, ये सब। तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप एट विल का मतलब बेसिकली क्या रहता है यहाँ पे कि जब आप चाहो आप अपनी पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं। भाई हमारी मर्जी है, जितने दिन तक हम करेंगे, जितने सालों तक हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म हम चलाते रहेंगे, जब हमारा मन करेगा हम उसको बंद कर देंगे। तो वो वाली चीज है, ठीक है। द फर्म में बी डिसॉल्व कब हो सकते हैं, इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गिव्स ए नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स सिग्निफाइंग हिज इंटेंशंस ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वही वाली बात आ जाती है, 4-5 पार्टनर्स हैं, मीन्स उसमें से अगर कोई एक पार्टनर्स भी नोटिस दे देता है कि भाई मैं नहीं चाहता फर्म अब कंटिन्यू करे, हम चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो उस केस में आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। मीन्स जैसे P, Q एंड R, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे आपके, कोई भी एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया, मैं कह रही हूँ P ने नोटिस दे दिया Q और R को कि मैं चाहता हूँ, राइटिंग में देगा वो पर्सनली, तो ठीक है राइटिंग में दे दिया दोनों पार्टनर्स को कि ये हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसे हम डिसॉल्व करते हैं। तो उस केस में बच्चे की कौन सी कंडीशन रहेगी कि जो फर्म है वो कहाँ से डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। मीन्स एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये फर्म डिसॉल्व हो जाए, और वो सब फिर एग्री भी कर लेते हैं और आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस बेसिकली कब रहेगा, जब पार्टनरशिप एट ए विल है, जब जैसे किसी वेंचर के लिए आपने बनाई और इनकेस तब वो बोले तो नहीं रहेगा, वो एक अलग कंडीशन है। पार्टनरशिप एट विल है मीन्स आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे थे, उसमें था ही यही कि जब आप चाहो तब उसको बंद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर एक पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे देता है राइटिंग में कि चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो उस केस में आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और वो कौन सा वे रहेगा बच्चा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस का। क्लियर है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट आ जाता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। मीन्स जब हमने पढ़ा था कि कोर्ट भी डिसोल्यूशन करा सकती है, मीन्स जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है उस टाइम पे कोर्ट इंटरफेयर करती है। तो किस किस केसेस में बच्चा कोर्ट के थ्रू हमारा डिसोल्यूशन होता है। फर्स्टली जो कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन रहेगा, अब कोर्ट को तो नहीं पता ना आपकी फर्म डिसॉल्व होने वाली और वो एकदम से हाजिर हो जाएगी, मीन्स कोई ना कोई पार्टनर ही जाके कोर्ट में केस फाइल करता है, उस तरीके से आपकी फर्म उस केसेस में डिसॉल्व होती है। तो वो कौन कौन से केसेस है जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हो जाता है और हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, वो देखते हैं। फर्स्ट वन है व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इनसेन। बच्चा जब कोई पार्टनर्स इनसेन हो जाता है, मीन्स वो मेंटली उस तरीके से नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता है, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसकी जो मेंटल थिंकिंग है, सोचने समझने की जो पावर है वो बेसिकली नहीं रही है। मीन्स वो एक कंटिन्यू पर्सन के तरीके से जैसे वो पहले काम कर रहा था वो नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में बेसिकली बिजनेस को क्या रहेगा बच्चा, लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी पार्टनर जाके कोर्ट में सूट फाइल कर देता है कि इस तरीके से एक पार्टनर है वो इनसेन हो गया, तो भाई हमारी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कोर्ट इंटरफेयर करती है और वो बेसिकली इस केस में इंटरफेयर कर सकती है और आपकी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स जब कोई पार्टनर्स इनसेन हो जाता है, मीन्स वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, थिंकिंग है, बिहेवियर है, वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा है, तो वो बिजनेस को नहीं कैरी ऑन कर पा रहा है नॉर्मल तरीके से। क्लियर है। देन सेकेंड वन है बच्चा व्हेन ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। मीन्स जो भी पार्टनर से आपकी फर्म में, मीन्स ऐसा कोई एक पार्टनर है कि वो अब कंटिन्यू ही मतलब परमानेंट बेसिस पे, तो ना 1-2 दिन वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, बट परमानेंटली वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है कुछ ना कुछ रीज़न से, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई रीज़न होता है तो पार्टनर्स के बोलने पे, बाकी पार्टनर्स के बोलने पे कोर्ट में, तो कोर्ट इंटरफेयर करके उस फर्म को डिसॉल्व करा सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टनर्स लाइक जैसे P, Q, R थे, तीनों थे, मैं कह रही जो P है वो इनकैपेबल रहा है, वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, वो बिजनेस को नहीं चला पा रहा है किसी ना किसी रीज़न से, जो भी रीज़न होंगे उसके, तो उस केस में Q और R जाके मतलब कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर है। देन थर्ड वन आ जाता है बच्चा व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट।
विच इज़ लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। मीन्स किसी भी एक पार्टनर ने ऐसा कुछ काम किया है, ऐसा कुछ बिजनेस में किया है जिसके लिए वो गिल्टी है, ठीक है, इस गिल्टी मतलब वो गिल्टी पाया गया है और वो अब हमारे बिजनेस को इन फ्यूचर हार्म करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है। मीन्स किसी एक पार्टनर के कुछ ऐसा काम करने से कि जिससे हमारी फर्म को अब इन फ्यूचर लॉस होने वाला है, तो उस केस में भी कोर्ट बच्चा आपकी फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब किसी पार्टनर ने ऐसा ही कोई काम कर दिया है, ऐसा कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, ऐसा कुछ बिहेवियर कर दिया, ऐसी कुछ एक्टिविटी कर दी है, अब आपको क्या करेगा, वो आपके बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट करेगा। मीन्स आपका बिजनेस कम होने वाला है या फिर लॉसेस होने वाले हैं, ऐसी कुछ उसने कर दिया है, तो उस केस में बच्चा कोर्ट इंटरफेयर करके डिसॉल्व करवा सकती है पार्टनरशिप फर्म को। क्लियर है? देन फोर्थ वन आ जाता है बच्चा, व्हेन ए पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मीन्स जब कोई पार्टनर कंटिन्यू बेसिस पे जो आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको बार बार तोड़ रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो उनको क्या कर रहा है बच्चा, फॉलो नहीं कर रहा है, उनको बार बार तोड़ रहा है, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से, तो उस केस में भी आप कोर्ट के थ्रू आपकी फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर है? देन फिफ्थ वन आता है बच्चा, व्हेन ए पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी। मीन्स जब कोई एक पार्टनर उसका जो भी हिस्सा था पार्टनरशिप में, लाइक ठीक है मैं कह रही हूँ कि उसका पी का 1/3 हिस्सा था पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या करता है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है अपना हिस्सा, ठीक है। क्यों और आर ने नहीं किया, सिर्फ एक पार्टनर ने किया, लाइक पी ने अपना जितना भी हिस्सा था प्रॉफिट का वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया बच्चा, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस केस में भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ऐसे आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर सबकी कंसेंट होती है तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज फिर अब आपकी फर्म क्या हो जाएगी बच्चा, डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी एक पार्टनर ने अपना जो इंटरेस्ट था, वो जो अपना प्रॉफिट शेयर था, जो भी उसका शेयर था फर्म में, वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर? देन आ जाता है व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म कांट बी कैरिड ऑन एक्सेप्टेड लॉस। मीन्स जब आप बिजनेस कर रहे हो बच्चा, बट ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि अब आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता है, कुछ भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया है, वो प्रोडक्ट्स ही बिकने बंद हो गए हैं, कुछ भी रीज़न से भी अब आपका बिजनेस सिर्फ लॉस ही अकर करने वाला है इन फ्यूचर, उसको कभी भी प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं। तो उस केस में भी बच्चा कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। क्लियर है? द लास्ट वन आता है व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। मीन्स जैसे ये तो बाकी सारे जो ऑप्शंस थे वो तो थे, अगर ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें कोर्ट को लग रहा है भाई कि इस फर्म को डिसॉल्व करना ही बेटर रहेगा, तो वो ऐसी किस केसेस में भी डिसॉल्व कर सकती है। मतलब ऊपर सारे आपके जो मेंशंस थे वो तो थे ही थे, लेकिन इनके अलावा भी अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें कोर्ट को लग रहा है कि अगर फर्म को डिसॉल्व करना इज़ अ बेटर सॉल्यूशन, तो वो उस टाइम पे कोर्ट ऑर्डर दे सकती है आपकी फर्म को डिसॉल्व करने की। क्लियर है? अगर कोर्ट को लग रहा है वो चीज़ सही है, इक्विटेबल है, मतलब इन फ्यूचर आपके लिए बेटर रहेगी कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए, तो उस केस में भी कोर्ट आपको इंटरफेयर कर सकती है और आपकी फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है। क्लियर है? तो ये बच्चा पांचों केसेस थे हमारे फर्म को डिसॉल्व करने के। फर्स्ट वन था एग्रीमेंट के थ्रू, जहां सिर्फ पार्टनर्स का एग्री करना मैटर करता था। देन था कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पे मैंडेटरी हो जाता था डिसॉल्व करना। थर्ड वन हमने पढ़ा था हैपनिंग ऑन द सर्टेन सिचुएशंस, मीन्स ऐसी कोई सिचुएशंस अराइज हो जाए कि ऑटोमेटिकली अब तो वो डिसॉल्व होएगी। देन नोटिस था हमारा, जब आपने पार्टनरशिप ही इस तरीके से बनाई थी कि आप जब चाहो उसको डिसॉल्व कर सकते हो, तो नोटिस देके आप डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट वन पढ़ा हमने डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करती है किसी न किसी पार्टनर के सूट फाइल करने पे कि अब फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो उस केसेस में फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये पांचों केसेस बच्चा आज हमने पढ़े। जो आपका एग्जाम रहेगा बच्चा, उसमें जैसे ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट था, उसने आपको क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। उसने 3 तो इसमें से डालिए, एक उसने डाल दिया कंपल्सरी डिसोल्यूशन का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आता है, कौन सा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में आता है, तब आप वहां पे उसको क्लिक कर पाओगे। क्लियर है? तो बस आपको यही पता होना चाहिए कि कितने वेज है, 5 वेज है, और इसके अंदर कौन कौन से मैथड
मेथड्स हैं जो कंपलसरी में रहेंगे, जो नोटिस में रहेंगे, जो कोर्ट में रहेंगे, जो एग्रीमेंट में रहेंगे। मीन्स पांचों आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? आप देख लेते हैं बच्चा इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो आपको घर से करने हैं। आपको सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ना है, पांचों जो वेज है उनको समझना है और आपको प्रॉपर तरीके से याद करना है कि कौन सा कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, कौन सा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, फिर आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। तो वही क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपको बताना कौन सा नहीं है। Then second one है, if a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, then by which mode firm is dissolved। वही बताना था, अब कौन सा मोड, ऊपर पूछ लिया भाई ये जो मोड है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे दे कौन सा नहीं है, नीचे वो एक सिचुएशन दे दी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बताना भाई ये कौन सा डिसोल्यूशन का वे रहेगा। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको घर से करने हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन था, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन था, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए फर्म आर। क्या हो जाती है बच्चा? बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोज। क्यों? डिसोल्यूशन के टाइम पे अब आपकी फर्म बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगी, तो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम उसको क्लोज करते हैं, अपने सारे अकाउंट्स को सेटल करते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपकी बंद होती है। क्लियर है? तो ये दोनों थे बच्चे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन जो आज हमने दिए हैं आपको, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।